हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। जनरल साइंस महामैराथन सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं भार वेट के बारे में। मतलब आज का जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है। एक तो है भार, दूसरा प्लायन वेग, तीसरा कक्षीय वेग होगा, और लिफ्ट में किसी वस्तु का भार। मतलब लिफ्ट ऊपर जाता है तो उस टाइप में वस्तु का भार क्या होगा, मतलब किसी आदमी का भार क्या होगा, नीचे आता है तो भार क्या होता है, समान वेग से जाएगा ऊपर तो भार क्या होगा, एक समान वेग से नीचे आएगा तो उस टाइप में भार क्या होगा। इनफैक्ट आज की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब इसके बाद जो करेंगे हम लोग MCQs करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बेसिक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले कन्फर्म हो जाएंगे कि चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज क्लास में। सबसे पहले हम उठाते हैं भार। अच्छा, भार से पहले पीछे का टॉपिक रिकैप कर लेता हूँ। इनफैक्ट पीछे में हम लोग पढ़ा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण हर एक ग्रह का अलग अलग होता है। चंद्रमा का अलग होगा, पृथ्वी का अलग होगा, दूसरे ग्रहों का अलग होता है। इनफैक्ट हर एक आकाशीय पिंड सबका अपना अपना गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसको हम G से डिनोट करते हैं। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु के लिए क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग फार्मूला पढ़े थे G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला के अनुसार क्या होगा, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। अगर कोई वस्तु भारी हो या हल्का हो, इनफैक्ट सभी वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, एक समान होगा पृथ्वी के लिए। तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में डिस्कशन किए थे कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पे अलग अलग होता है। पृथ्वी की सतह पे 9.8 होगा। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर केंद्र की ओर जाएंगे G का मान क्या होगा, 0 बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा घटता जाएगा, और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो G का मान फिर भी क्या होगा, घटेगा। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस टाइम पे हम कहते हैं कि वो क्या होगा, उसके ऊपर वाला जो पोजीशन होगा वो हमारा निर्वात होगा, स्पेस होगा, ठीक है। यहाँ कोर होगा, सेंटर होगा। पृथ्वी के लिए सेंटर क्या है, कोर। वहाँ G का मान 0। सबसे ज़्यादा G का मान क्या होता है, उसके सतहों पर। अब सतहों में सबसे ज़्यादा अगर होता है तो ध्रुव पर, है ना। ध्रुव की ओर अगर हम जाते हैं तो G का मान बढ़ता है। तो यह आप याद रखिएगा, अगर सतह से ऊपर जाओगे G का मान घटेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 होगा। सतह के नीचे गए तो G का मान 0। ध्रुव की ओर गए G का मान बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो होता है G का मान वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहाँ, सतहों की ओर होता है, सॉरी ध्रुव की ओर होता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष से कोई वस्तु अगर आके गिरती है, पृथ्वी को टकराती है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर आके गिरेगा, ध्रुव पर ही आके गिरेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ G का मान सबसे ज़्यादा होता है। उस वस्तु के लिए आकर्षण का काम ध्रुव की ओर ज़्यादा करेगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा बल होता है वही उसका गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण से एक नया कॉन्सेप्ट उठाएंगे हम लोग, भार, वेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद बताएंगे किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का भार क्या होगा, दोनों में फ़र्क बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। भार इंग्लिश में कहते हैं वेट। भार को कहेंगे हम लोग वेट। ये हो गया आपका भार, WEIGST, भार वेट होगा, ठीक है। किसी वस्तु का भार, देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह हो गया, इस पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वस्तु इस पृथ्वी की सतह पे नीचे की ओर भार लगा रहा है, बल लगा रहा है। भार नहीं बल्कि एक तरह का फोर्स होता है, बल होता है, एक भार लगा रहा है। इस वस्तु का अपना द्रव्यमान होगा M। G की मतलब पृथ्वी अपनी ओर आकर्षण करने का काम करेगा, खींचेगा। किस त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण G से। तो उस टाइम पे पृथ्वी का जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया इस वस्तु पे बल क्या होगा, M × G। इसी को हम कहते हैं वेट, भार, है ना। तो किसी वस्तु का जो भार होगा W होगा क्या होगा, M × G होता है, ठीक है। भार बराबर क्या होता है, W × mg। W बराबर M × G। M क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान, और G का हो गया गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण समान होगा, जहाँ M क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। M आपका क्या, वस्तु का द्रव्यमान है, और G हो गया गुरुत्वीय त्वरण। उस वस्तु के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अलग अलग वस्तुओं का पृथ्वी पर अलग अलग भार होता है, क्योंकि भार M से समानुपाती है। अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो भार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। द्रव्यमान ज़्यादा है तो भार भी ज़्यादा होगा। द्रव्यमान कम है तो भार भी क्या है, कम है। हर एक वस्तु पृथ्वी अपनी ओर आकर्षण करने का काम करेगा, वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचने का काम करेगा। इनफैक्ट वो पृथ्वी अपनी ओर बल लगा रहा है,
तो बल लगा रहा है तो उस टाइम पे जो बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जानते हैं गुरुत्वाकर्षण F कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। दोनों वस्तुओं के बीच, एक पृथ्वी दूसरा वस्तु, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो लेकिन पृथ्वी एक खास विशेष प्रकार का अपनी ओर खींचने वाला गुरुत्वीय बल लगाएगा, उसी गुरुत्वीय बल को हम जनरली भार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दो वस्तुओं की कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये भार है, ये वस्तु मेरे हैंड पर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वस्तु मेरे हाथ पे भार लगा रहा है, वेट लगा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, भार लगा रहा है, इस वस्तु का द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, मान के लो 100 ग्राम 150 ग्राम है, पृथ्वी की ओर अपनी ओर खींचेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गुरुत्वीय त्वरण से खींचेगा, ये इसका त्वरण होगा। ठीक है, इसका भार, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वस्तु का भार आ जाएगा आपका, है ना। सिंपली क्या है, m इंटू जी है, जी और m को गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका भार आ जाएगा। अगर हाथ ना होता, हैंड ना होता तो वस्तु कहाँ जाता, नीचे की ओर जाता। मतलब ये वस्तु इस वस्तु पर, मतलब हाथ पर भार लगा रहा है, उसी तरह से हाथ भी इस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगा रहा है, ऊपर की ओर रोकने का काम कर रहा है। मतलब हाथ द्वारा इस वस्तु पर लगाया गया बल वो ज़्यादा है, भार कम है, इसीलिए हैंड रुका हुआ है। यहीं पे अगर हम बहुत ही भारी वजन का वस्तु रख देंगे, बहुत ही भाजन, मान के चलो 100 किलोग्राम का, 100 किलोग्राम का वस्तु को अगर मैं एक हाथ पे रखूँगा, संभालने को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे उस वस्तु का जो गुरुत्वीय बल होगा, इट मीन भार होगा, वो ज़्यादा होगा बनिस्बत हमारे हाथ द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल से। अब 100 किलोग्राम की वस्तु पर अगर हम हाथ ऊपर की ओर बल लगाए तो वो बल कम होगा, गुरुत्वीय बल ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होता है, हाथ हम छोड़ देते हैं। ठीक है, उतनी भारी वस्तु को हम ले नहीं पाते, उतनी भारी वस्तु को हम लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसका भार ज़्यादा है, भार ज़्यादा है, गुरुत्वीय वो ऊपर वाला बल, अभिलंब बल कहते हैं, वो कम है। ठीक है, तो ज़्यादा वजन होने से भार ज़्यादा हुआ। अब हैंड की कैपेसिटी कम है तो कम ही भार को संभालेगा, ज़्यादा भार को तो नहीं संभाल सकता है। ठीक है, तो बात करेंगे एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट क्या होता है भार का, तो देखो एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, W बराबर m इंटू जी, मास का ये क्या होगा, एसआई यूनिट किलोग्राम, और गुरुत्वीय त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन के बराबर कहते हैं। मतलब यहाँ से ये सामने आई बात कि भार का एसआई मात्रक क्या हो गया आपका, दो होगा, एक तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम न्यूटन भी कह सकते हैं। भार एक विशेष दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसीलिए भार क्या है, भार एक सदिश राशि है, याद रखिएगा, भार एक सदिश राशि है। ठीक है, किसी वस्तु का भार एक सदिश राशि होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड mg, परिणाम mg होगा, और उसका एक दिशा, विशेष दिशा नीचे की ओर होता है। ठीक है, भार हमेशा नीचे की ओर लगेगा। बात करेंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखो, द्रव्यमान और भार की बात करेंगे। ठीक है, अगर कोई वस्तु 10 किलोग्राम का है तो इसका मतलब हो गया कि वो उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान हो गया। लेकिन अगर वो वस्तु 10 किलोग्राम का है तो 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचेगा अपनी ओर, तो उस टाइम पे भार दोनों का मल्टीप्लाई होगा, है ना, m इंटू जी, मास क्या है 10 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण क्या है 9.8, आपस में गुना करेंगे, आपका आ गया क्या, गुना करने पर आ गया 98 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट मीन्स 98 न्यूटन हो जाएगा। देखो भार कितना याद है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का फिक्स होगा, द्रव्यमान हमेशा, है ना, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान, ठीक है, सभी वस्तुओं का द्रव्यमान निश्चित होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, है ना, किसी वस्तु का भार हमेशा फिक्स होगा, लेकिन किसी वस्तु का भार सभी वस्तुओं का भार पूरे ब्रह्मांड में निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, बल्कि वे बदलता रहता है।
क्यों बदलेगा भाई? देखो m इंटू जी, m हो गया द्रव्यमान फिक्स हो गया, ये होता है mg। तो ये इसलिए ये नहीं बदलेगा क्योंकि हमेशा इसका द्रव्यमान फिक्स रहेगा। ये इसलिए बदलेगा, द्रव्यमान तो फिक्स है ना, लेकिन जी तो फिक्स नहीं होगा। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड में अभी मैं बताया था कि हर ग्रह का अपना अपना गुरुत्वीय त्वरण होता है। पृथ्वी का 9.8 होगा, चांद का कुछ और होगा। चांद का गुरुत्वीय त्वरण बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो वहीं चांद का, ये अर्थ के लिए हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं मून की बात करूँगा तो पृथ्वी का 1/6 होता है, ठीक है। पृथ्वी का क्या होगा? 1/6 होगा। सॉरी, यहाँ पे मून का निकालेंगे, हाँ मून का तो सही तो है, मून का निकालेंगे, चंद्रमा का निकालेंगे तो GM बराबर GE/6, जितना अर्थ का आएगा उसको 6 से भाग कर देना, आपका आ जाएगा। मतलब चांद का गुरुत्वीय त्वरण कम है, पृथ्वी का ज़्यादा है। बात करेंगे सूरज की, तो सूरज का गुरुत्वीय त्वरण और ज़्यादा है, ठीक है। सूरज का गुरुत्वीय त्वरण क्या है? और ज़्यादा है। देखो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि जी बराबर होता है, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम से हम निकाले थे, जी बराबर क्या आया था याद करिए आप लोग, कैपिटल G कैपिटल M/r², ठीक है। अब किसी ग्रह पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो उस वस्तु और उस ग्रह के बीच का दूरी r, समझ में आएगा ये बात। चाहे वस्तु अगर पृथ्वी पर हो तो वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी r हो गया, सेंटर से लेंगे क्योंकि एक बड़ा ग्रह है कह सकते हैं। अगर कोई वस्तु सूर्य की सतह पे है या थोड़ा सा ऊपर है तो वो वस्तु और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी होगा उस टाइम पे r। अगर वही वस्तु चांद की सतह पर है तो चांद की सतह से लेकर वस्तु के बीच की दूरी हो जाएगा आपका r। दूरी समझ में आ गई बात। लेकिन बात करेंगे यहाँ कैपिटल G सार्वत्रिक नियतांक होता है, क्या होता है मुझे भी याद नहीं, शायद 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, शायद यही वैल्यू होती है, ठीक है, यही वैल्यू होती है। लेकिन जी की वैल्यू तो फिक्स हो गया पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। लेकिन m क्या है? तो यहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, बल्कि m उन वस्तु और एक बड़ा ग्रह का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। ये हम कह सकते हैं पिंड का द्रव्यमान कह सकते हैं, तारा का द्रव्यमान कह सकते हैं m। अगर ये फार्मूला पृथ्वी की सतह पे लागू करते हैं तो वहाँ पे m हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर यही फार्मूला अगर यूज़ करते हैं सूर्य की सतह पे तो m हो जाएगा सूर्य का द्रव्यमान। चांद की सतह पे यूज़ करेंगे तो चांद का द्रव्यमान। मतलब जी डिपेंड कर रहा है, याद रखिएगा, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण निर्भर कर रहा है किस पर? कैपिटल M, मतलब उस पिंड के द्रव्यमान पे करता है। जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका जी ज़्यादा होगा, गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा, ठीक है। चांद की तुलना में पृथ्वी का वजन ज़्यादा है, चांद की तुलना में पृथ्वी का वजन ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण इतना होता है। फिर उसका 1/6 हो जाता है पृथ्वी की तुलना में, क्योंकि वजन कम है। बात करेंगे पृथ्वी की, सूरज का द्रव्यमान और भी ज़्यादा है, पृथ्वी के कई लाख गुना ज़्यादा है सूरज का वजन होगा। तो जब सूरज का वजन ज़्यादा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जी का मान उस टाइम पे सूरज के लिए ज़्यादा होगा। जब जी का मान ज़्यादा होगा इसका मतलब दूर के एरिया तक उसका रेंज होगा, मतलब वहाँ गुरुत्वीय बल बहुत दूर तक काम करेगा। यही रीज़न है कि सेंटर पे क्या है, अगर सूर्य है तो उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहा है, उस 8 ग्रह तक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है वहाँ तक, ठीक है। आई बात समझ में? तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m का। यही रीज़न है कि हर ब्रह्मांड में जी का मान फिक्स नहीं होता है, हर वस्तु का, हर पिंड का अलग अलग जी होता है। जब जी अलग होगा तो भाई m इंटू जी वो भी क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि m तो फिक्स है ना, जी तो बदल रहा है ना। तो इसका मतलब उस पिंड पर किसी वस्तु का भार अलग अलग होगा। चांद पे किसी वस्तु का भार कुछ और होगा, पृथ्वी पे किसी वस्तु का उसी वस्तु का भार कुछ और होगा, सूर्य पे की सतह पे उस वस्तु का भार कुछ और होगा, बृहस्पति ग्रह पे किसी वस्तु का भार कुछ और होगा। मतलब हर ग्रह पे अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन उसी वस्तु का द्रव्यमान चाहे सूर्य की सतह पे हो या बृहस्पति की सतह पे हो या अर्थ पर हो या चंद्रमा पे हो, कहीं पर भी हो, हमेशा फिक्स रहेगा क्या? द्रव्यमान। उस वस्तु का द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा। आई बात समझ में? तो बेसिक चीज़ यही था, कॉन्सेप्ट था, मैं आपको समझाया हूँ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ आगे की ओर। तो बात करेंगे कि
द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन भार फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जी का मान हर ग्रहों के लिए, हर ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु के लिए जी का मान बदलता रहता है। ठीक है, तो ये निश्चित होगा, ये अनिश्चित होगा। क्योंकि ये निश्चित है, इसका केवल परिणाम होता है, कोई दिशा नहीं, तो ये एक अदिश राशि हो गया भार द्रव्यमान, लेकिन ये हो गया आपका क्या, सदिश राशि हो गया। ठीक है, बात करेंगे हम मात्रक की। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केवल किलोग्राम होगा या ग्राम, जिसमें मेजर करना कर सकते हो, लेकिन इसका जो होगा ऐसा ही मात्रक वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन के बराबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है द्रव्यमान और भार में। एक क्वेश्चन लेता हूँ कि मैं बताऊंगा आपको कि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी के पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार का 1/6 गुना होगा, तो उससे सवाल आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल से आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है ना, WE बराबर क्या होगा, M × G। उसी तरह से चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार, तो WM बराबर वेट ऑफ मून क्या होगा, वेट किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे क्या होगा, मून पर क्या होगा, तो 1/6 × W/E। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 1/6 हिस्सा होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है चंद्रमा का वो 1/6 होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का। तो यहाँ पे W लगाएंगे, मतलब mg यहाँ पे आएगा, WM बराबर क्या होगा, 1/6 W × E हो जाएगा, है ना। सपोज एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, 600 न्यूटन होगा। भार का ऐसा ही मात्र न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 600 न्यूटन। तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा वो बताना है। तो देखो, चांद पे किसी वस्तु का भार, तो W/E बराबर दे रखा है 600 न्यूटन, हमें निकालना W/M बराबर 600 न्यूटन, हमें निकालना है W/E बराबर क्या होगा, वेट ऑन अर्थ किसी वस्तु का निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, WE निकालना है, तो WM बराबर क्या होता है, 1/6 × WE। ठीक है, WM दे रखा है 600 न्यूटन, 1/6 × WE, क्रॉस गुना करते हैं हम लोग। ठीक है, 600 × 6 और आपका आ जाएगा 3600 न्यूटन, क्या, W/E। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर क्या होगा, 36 न्यूटन, अगर उस वस्तु का भार चांद की सतह पर 600 न्यूटन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं जल्दी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 20 किलोग्राम है तो पृथ्वी और चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा आपको बताना। ठीक है, उस वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पे क्या होगा एंड इनफैक्ट चंद्रमा की सतह पे क्या होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 20 किलोग्राम, याद रखिएगा, हमें निकालना है भार। तो भार क्या होगा, W बराबर M × G। अगर याद रखना, अगर M का मान 20 तो लेंगे ही, लेकिन G का मान जैसे ही 9.8 लेंगे, इसका मतलब 9.8 पृथ्वी की सतह के लिए है, तो WE आपका आ जाएगा, WE आएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हटाना है, बट्टे में 10, 2 9 और 2 16 में 9 2 18 1 19, 196 न्यूटन आएगा, 196 न्यूटन आएगा। अगर उसी तरह से मून का निकालना है तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है आपको, जितना वेट पृथ्वी पर आया है उसका मून का निकल जाएगा, 1/6 W/E। ठीक है, तो 1/6 W/E क्या निकला है, 196। यहाँ से आपको शॉर्ट सॉल्व करोगे तो आपका आ गया 6 3 18 1 16 आ रहा है ना, तो 6 से नहीं घटेगा, सॉरी, हाँ 6 से नहीं घटेगा, 2 3 6, 2 9 18 1 2 8 16।
98/3, ये हो जाएगा आपका कितना, 3 3 9। दिख रहा है आप लोगों को? एक बार देख लेता हूँ मैं, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 3 9, 3 दूना 6, 2 3 छक्के 18, ये हो गया 32.6 न्यूटन। अगर उस वस्तु का पृथ्वी पर भार है 196 न्यूटन, तो पृथ्वी की सतह पे हो जाएगा 32.6 न्यूटन, ठीक है। आई बात समझ में? पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, तो ये द्रव्यमान कहीं भी होगा, तो उसी अनुसार हमने जी का मान जैसे ही 9.8 रखा है, इसका मतलब पृथ्वी पर उस वस्तु का भार है 196 न्यूटन आया, और जितना भार पृथ्वी पर आया है उसका 1/6 कर दिए, तो हमारा आ गया चंद्रमा पे उस वस्तु का भार। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भार का कॉन्सेप्ट समझ में आया। भार कैसे, किस तरह से किसी वस्तु पे पृथ्वी किसी और ग्रह पे किस तरह से भार चेंज होता है, बदलता है, क्योंकि जी का मान चेंज होता है। जी का मान पृथ्वी उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका पिंड का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका भार ज़्यादा होगा, कम होगा द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान कम होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, जी का मान कम होगा, उस टाइम पे भार भी क्या होगा, उस वक्त कम होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्लायन वेग। अच्छा हाँ, एक बात और इसमें एक नोट करना है कि देखो, जब हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है, जब हम बात करेंगे अंतरिक्ष की, अंतरिक्ष में किसी वस्तु का, स्पेस में किसी वस्तु का भार क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना है इसको कि अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार क्या होगा। तो अंतरिक्ष कब होता है, ठीक है, जहाँ तक किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल काम ना करे, मतलब जी का मान 0 हो जाए, है ना। जब जी का मान 0 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। तो स्पेस के लिए जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी होता है। तो स्पेस के लिए निकालेंगे किसी वस्तु का स्पेस में, ठीक है, कहाँ, अंतरिक्ष में भार क्या होगा, तो m × g, तो ये हो गया m कुछ भी हो लेकिन g का मान क्या है, 0। इट मीन्स कि स्पेस पे किसी वस्तु का भार क्या होता है, 0 होता है। अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार, ठीक है, अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार क्या होगा आपका, 0 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। तो उसका नाम है प्लायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। तो बात करेंगे प्लायन वेग की, एस्केप वेलोसिटी। प्लायन वेग क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। एस्केप का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, फेंकना। आपको समझ में आया होगा कि जिस वेग से किसी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह पर या किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी पिंड की सतह पे अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, इतना ऊपर फेंकें कि वस्तु लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से किसी वस्तु को फेंकने पर वस्तु लौट कर नहीं आता है, तो उस वेग को, उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग कहते हैं। आई बात समझ में? देखो, हमने मारकर को ऊपर फेंका, वस्तु वापस आ गया, इसका मतलब प्लायन वेग नहीं होगा। मतलब है कि इसको हमने वेग कम लगाया, फोर्स कम लगाया, वेग कम लगाया, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा वेग से फेंकना ताकि वस्तु लौट कर ना आए। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे क्या होता है। तो प्लायन वेग बेसिकली क्या है कि जिस वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर, चाहे वो सूर्य की सतह से आप ऐसा फेंको वस्तु सूर्य की सतह पे वापस लौट कर ना आए, चाहे वो आप चांद की सतह पे फेंको किसी वस्तु को तो दोबारा चांद की सतह पर लौट के ना आए। इनफैक्ट अगर हम पृथ्वी पर किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, ऐसा फेंक रहे हैं कि वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। तो उस वेग को, जिस वेग से हम फेंकेंगे, देखो ऐसा होता है ना कि एक कम वेग से फेंकोगे तो हो सकता है कि कुछ सीमा पर जाके वो रुक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। अगर हम ज़्यादा वेग से फेंकेंगे तो वस्तु वापस लौट कर नहीं आएगा, कुछ ऐसा वेग होगा। अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंके, हो सकता है कि वापस लौट के आ जाए, या उससे कम वेग से फेंके हैं तो वैसे नहीं आएगा। तो इतने कम वेग से फेंके नहीं आया, मान लो 11 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंके हैं तो फिर वो ऊपर चला गया। तो जिस वेग से ऊपर चला जाएगा, मैक्सिमम वेग जो होता है, सॉरी मैक्सिमम नहीं कह सकते, मिनिमम वेलोसिटी से अगर वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो वस्तु लौट कर नहीं आता है। तो मान लो कि 11 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से, वेलोसिटी से हमने फेंका तो वो लौट के नहीं आया। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या हो गया उस टाइम में, एस्केप वेलोसिटी क्या हो गया, 11 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी की सतह के लिए। अगर इसके ऊपर वेग से, वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वस्तु और लौट के नहीं आएगा, ठीक है, और जल्दी पहुंच जाएगा। तो मिनिमम वेग तो यही हुआ, न्यूनतम वेग यही हुआ आपका।
तो जिस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को किसी भी सतह से, पृथ्वी या किसी वस्तु के किसी पिंड की सतह से अगर वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जो कि हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं किसी एक ग्रह की बात हो रहा है, क्योंकि न्यूटन का सार्वत्रिक नियम जो पूरे ब्रह्मांड के हर एक ग्रहों के लिए लागू होता है, हर एक पिंड के लिए लागू होता है, ठीक है। तो चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे वो भार हो, चाहे वो एस्केप वेलोसिटी हो, सभी की हम बात करेंगे। तो जिस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को अगर हम सतह से ऊपर फेंकते हैं, वापस लौट के नहीं आया, तो उस वेग को, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग कहते हैं। इसके लिए एक्सप्रेशन निकालता हूँ मैं, समझ में आई बात? मतलब है कि वस्तु वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। एक्सप्रेशन में बता रहा हूँ आपको। मान लो किसी वस्तु का, किसी पिंड का द्रव्यमान है m, ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान है m, किसी पिंड का द्रव्यमान क्या है, मास क्या है, किसी पिंड की त्रिज्या, रेडियस क्या है, मान लो कैपिटल R, ठीक है। अब हम एस्केप वेलोसिटी यहाँ निकालेंगे। चलो देखते हैं कि द्रव्यमान दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो उस टाइम पे उस वस्तु का एस्केप, उस पिंड का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, ES, एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, ये हम EV के नाम से जानते हैं। √2gm/r होता है, ठीक है, ये फार्मूला आता है, 2gm/r हो जाएगा, ये फार्मूला होगा। अब हम जानते हैं कि g का मान जो होता है वहाँ से निकाल सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल M/r²। यहाँ से यह एक्सप्रेशन समीकरण 1 दिया हुआ है आपका। g का वैल्यू ये होता है, इसके वेलोसिटी ये होता है √2gm/r। g m क्या है, किसी पिंड का द्रव्यमान होगा, r क्या है, किसी पिंड की त्रिज्या होगा, अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी मान लेंगे, g क्या हो गया, गुरुत्वीय नियतांक का सार्वत्रिक नियतांक होगा। तो स्मॉल g की वैल्यू हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूटन के सार्वत्रिक नियम से। यहाँ से कैपिटल G निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, बताओ ना, g/2/m। इस कैपिटल G की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या है एस्केप वेलोसिटी, EV = √2g, g की वैल्यू क्या है, g/2/m, ठीक है, अपॉन में क्या है r, g की वैल्यू हमने क्या रखा, g/2/m रखा, ठीक है। तो अब क्या होगा, m की वैल्यू, तो g की वैल्यू, m तो पहले से है ना, सॉरी, कैपिटल G की वैल्यू हमने क्या रखा, g/2/m रखा, m तो पहले से ही है, हाँ सॉरी, हाँ अब सही हुआ, m से m कैंसिल, r² में r कैंसिल, तो आपका एक r बचेगा, ठीक है। यहाँ से एस्केप वेलोसिटी क्या आया आपका, √2g कैपिटल R, ये हो गया। मतलब ये हुआ किसी वस्तु का एस्केप वेलोसिटी निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण के, उस वस्तु का पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर। अगर पृथ्वी कोई पिंड है तो, अगर कोई पिंड है उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, ठीक है। लेकिन जिस वस्तु को हम फेंकते हैं तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये हुआ एस्केप वेलोसिटी, है ना, आपका जो है एस्केप वेलोसिटी प्लायन वेग डू नॉट डिपेंड, निर्भर नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे निर्भर नहीं करता है, तो आपको बताना है कि निर्भर नहीं करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एंड मास ऑफ, ये कोई हम पिंड ले सकते हैं, मास ऑफ, मान लो अर्थ है तो अर्थ के लिए हम कहेंगे मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो इसके वेलोसिटी निर्भर नहीं करेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के द्रव्यमान पे और पृथ्वी के द्रव्यमान पे। अगर पृथ्वी ग्रह है, पिंड है, तो कोई और पिंड होगा तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि निर्भर किस पे करेगा, तो रेडियस पे निर्भर करेगा। बट इट डिपेंड अपॉन, यह निर्भर करता है ना, डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना, पृथ्वी के
त्रिज्या पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के लिए किसी वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, बस इसमें करता है। तो अगर हम निकालेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, अर्थ के लिए निकालेंगे, है ना, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का होगा ना, क्योंकि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को हम फेंकते हैं ना, तो किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग क्या होगा, प्लायन वेग क्या होगा वो निकालना आपको, मतलब है एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ वो निकालना आपको क्या होगा। तो देखो यहाँ से g का मान 9.8 रखोगे, r का मान त्रिज्या है ना, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है 6400 किलोमीटर, तो √2 से इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, g का मान 9.8, r का मान 6400 किलोमीटर, तो इसको कैलकुलेट करोगे आपका आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये हो गया कि ये जो प्लाइन वेग है, एस्केप वेलोसिटी है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर, ये होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम चंद्रमा पर निकालेंगे, चंद्रमा, आई होप कैसे नहीं, चांद लिख देता हूँ मैं, बेहतर होगा। चांद पर किसी वस्तु का प्लायन वेग, तो अब चांद के लिए जी का मान निकालोगे। अब कैसे निकालोगे, तो जी पृथ्वी का होता है 9.8, तो 9.8 को आप 6 से भाग कर लो, जो आएगा यहाँ पुट कर देना। और चांद की त्रिज्या, तो चांद की त्रिज्या जितना है उस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपका चांद के लिए जी का मान, चांद के लिए आर का मान, त्रिज्या रखोगे तो आपका आएगा 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एस्केप वेलोसिटी ऑन मून। अब निकालेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑन द सन, सूरज पर। सूर्य पर किसी वस्तु का प्लायन वेग, मैं आंकड़ा बता देता हूँ। जो वैल्यू है आर का मान, पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा होगी, है ना, गुरुत्वीय त्वरण रखेंगे जो भी ज़्यादा होगा, तो उसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड प्लायन वेग है। मतलब कि पृथ्वी की सतह पे किसी वस्तु को इतना वेग से फेंकना है, वो कितना वेग होगा, मिनिमम वो कितना वेग होगा ताकि वस्तु को फेंकने पर वस्तु वापस लौट के नहीं आएगा। वस्तु का जो वेग होगा प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका अर्थ हुआ कि 1 सेकंड के अंदर में आपको 11 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है पृथ्वी की सतह पर। उसी तरह से चंद्रमा की सतह पर अगर हम प्लायन करते हैं, एस्केप करवाते हैं, तो 1 सेकंड के अंदर में 2.35 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। सूर्य की सतह की बात करेंगे तो सूर्य की सतह पे 1 सेकंड के अंदर में 42 किलोमीटर की दूरी को तय कराना है, तभी वो वस्तु सूर्य की कह सकते हैं सूर्य के एनवायरनमेंट को, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, ठीक है। तो प्लायन वेग जो है, चाहे वो पृथ्वी हो या चांद हो, सूर्य, सबके अलग अलग है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, जिसका एरिया ज़्यादा, द्रव्यमान पे निर्भर तो नहीं कर रहा है बल्कि त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। जिस पिंड का त्रिज्या ज़्यादा होगा उसका प्लायन वेग ज़्यादा होगा। देखो सूरज की त्रिज्या ज़्यादा होती है, सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है, उसकी त्रिज्या ज़्यादा है सूरज की, इसलिए सूरज का प्लायन वेग ज़्यादा हो गया। पृथ्वी का थोड़ा कम है तो इसलिए पृथ्वी का ही हुआ। और चांद की बात करेंगे तो चांद का रेडियस, त्रिज्या कम है, सबसे कम है, इसलिए ये इतना हो गया, ठीक है। इनफैक्ट हम चाहे तो बृहस्पति ग्रह का भी निकाल सकते हैं, हर ग्रह का अपना अपना, लेकिन ये 3 आंकड़ा आपको याद रखना है, तो ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना आपको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगले टॉपिक में पढ़ते, उम्मीद है कि प्लायन वेग आपको समझ में आया होगा। तो अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कक्षीय वेग क्या होता है, किसी वस्तु का कक्षीय वेग क्या होगा, ताकि उसकी कक्षा में वस्तु चक्कर लगाएगा। इनफैक्ट कोई भी ग्रह अगर सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाता है, उसका कक्षीय वेग क्या होगा, ठीक है। चलो उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ, तो बात करेंगे कक्षीय वेग की, ठीक है। कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा। हर एक ग्रह पृथ्वी सूरज की कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। अगर सूरज का केंद्र में है तो उसके चारों ओर पैराबोलिक पाथ पर हर एक ग्रह चक्कर लगाता है। तो 3rd नंबर पे है पृथ्वी,
तीसरे नंबर पे पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी का कक्षीय वेग क्या होगा वो बताना है। तो ठीक है, सिंपली है बता रहा हूँ कि वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगा, कक्षीय वेग जो होगा, वो डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ आपका, रूट अंडर जी आर है ना, याद रखिएगा, रूट अंडर जी आर। अभी हम बताए थे एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो एस्केप वेलोसिटी जो होगा आपका वो रूट अंडर 2 GR आया था। ठीक है, तो कक्षीय वेग हो जाएगा रूट अंडर केवल GR होगा, ठीक, 2 नहीं आएगा, दोनों में ये बस इतना ही फर्क है, 2 का फर्क है, रूट 2 का फर्क है। तो हर एक ग्रह जिस वेग से, हर कोई भी ग्रह जिस वेग से सूर्य के कक्षाओं में चक्कर लगाया, थोड़ा सा डायग्राम गलत बेकार बना है, ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको सीधा समझ लेना। कोई भी ग्रह पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है, जिस वेग से चारों ओर घूमता है, उसी का नाम क्या होगा, कक्षीय वेग होगा। ठीक है, सूर्य की कक्षाओं में अगर चक्कर लगाता है जिस वेग से, ताकि वो एक चक्कर पूरा कर ले, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाए उसका, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तो उस टाइम पे जिस वेग से करेगा वो होगा आपका क्या, कक्षीय वेग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कक्षीय वेग निकाल सकते हैं। जब हम बात करेंगे कक्षीय वेग और एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे, है ना, तो मान लो पृथ्वी का कक्षीय वेग, ठीक है, पृथ्वी का कक्षीय वेग और पृथ्वी का कक्षीय वेग, और हम कह सकते हैं क्या, कौन सा वेग, इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग का अनुपात क्या होगा, रेशियो का होगा बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है, रेशियो दोनों में बताना है, बेसिक चीज़ नहीं है इसमें, ज़्यादा नहीं कुछ खास है, बस इतना ही है। कक्षीय वेग हम चाहे तो निकाल सकते हैं, है ना, रेशियो ऑफ, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, एंड एस्केप वेलोसिटी, इसका रेशियो क्या होगा, तो दोनों को हम भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, रूट अंडर GR, और एस्केप वेलोसिटी क्या है, रूट अंडर 2GR। तो रूट से 2 बाहर निकलेगा तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, रूट 2 अलग कर दो और रूट GR अलग कर दो, रूट GR क्या होगा, कैंसिल, ऊपर में 1 नीचे में रूट 2, तो रेशियो आ गया 1:√2। पृथ्वी का अगर हम कक्षीय वेग, पलायन वेग निकालेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे, आपका आएगा 1:2। अगर आपका पलायन वेग पहले पूछा है, कक्षीय वेग बाद में पूछा है, तो रूट 2:1 याद रखना उस टाइम पे। अगर यहाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है v ऑर्बिटल S2 v एस्केप, ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ठीक है, v एस्केप क्या, तो 1:√2 है ना, 1:√2। अगर इसको एक्सचेंज कर दे, v यहाँ आ गया, VO यहाँ आ गया, तो √2:1 आपका सही, इसको आप टिक करोगे उस टाइम पर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखोगे आप लोग, ताकि एग्ज़ाम में कुछ गलत करके ना आए। ठीक है, √2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब अगले के, ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अब हम लोग जानेंगे लिफ्ट की गति। ठीक है, लिफ्ट की गति, मोशन ऑफ लिफ्ट। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमें ये जानना है कि लिफ्ट में कोई व्यक्ति सवार है, m द्रव्यमान का कोई व्यक्ति सवार है, ठीक है, उसका गुरुत्वीय त्वरण हो गया g। उस लिफ्ट में उस व्यक्ति का भार क्या कम होगा या बढ़ेगा या कोई बदलाव नहीं होगा, ये जानना है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें यही जानना है। तो देखो मैं क्या करना हूँ कि तो इसके लिए क्या करना है कि लिफ्ट, देखो क्या होता है लिफ्ट के लिए, ये मैं बना दिया लिफ्ट यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो, इसमें कोई व्यक्ति सवार है, लाइक हमने एक व्यक्ति बना लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, वैसे बुरा नहीं मानना है, इस टाइप का कोई व्यक्ति बना लिया, इसका द्रव्यमान है m। ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है, m। इस व्यक्ति के लिए गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण क्या है g, जो नीचे की ओर काम करेगा। लिफ्ट चूँकि एक क्या है, मजबूत रस्सी से क्या होता है, टंगा होता है। ठीक है, इस पे हेवी मशीन लगे होते हैं इस टाइप से।
जहाँ तक ऊंचाई तक लिफ्ट को ले जाना वहाँ तक रस्सी लगा होगा। यहाँ पे एक नॉब लगा होता है बॉब टाइप का, ठीक है, इसको हम पुल्ली कहते हैं। इस पे रोटेट होता है, ये घूमता रहता है। इस साइड भी हमने एक लगा दिया। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लिफ्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है लाइक एक कोई गुंडी में अगर एक रस्सी को हमने इस तरह से लपेट दिया, एक वस्तु को यहाँ बांध दिया, एक वस्तु को यहाँ बांध दिया, क्या होता है कि एक पे भारी एक पे हल्की वस्तु होता है। क्या करते हैं कि एक अगर नीचे आता है तो एक ऊपर आता है, फिर एक नीचे आएगा तो एक ऊपर आएगा। तो लिफ्ट भी इसी कॉन्सेप्ट पे होता है, ठीक है। यहाँ हेवी मशीन लगा होता है जिसकी वजह से लिफ्ट ऊपर नीचे करता है। उस मशीन के लिए त्वरण हो जाएगा ए, मशीन के लिए त्वरण होगा ए। तो इस परिस्थिति में लिफ्ट क्या होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है ना। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस वैल्यू नहीं बल्कि माइनस वैल्यू लेंगे। हाँ, प्लस वैल्यू लेते हैं। जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगा तो माइनस लेंगे। ए क्या है, वस्तु का नहीं बल्कि मशीन का, लिफ्ट की मशीन का त्वरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिफ्ट का त्वरण हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं लिफ्ट का त्वरण। और एम हो गया वस्तु का द्रव्यमान, मतलब किसी आदमी का द्रव्यमान हो गया, और जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और डब्ल्यू हो जाएगा उस व्यक्ति का भार, है ना। एम क्या है, लिफ्ट में सवार, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार m होगा, ठीक है। यहाँ पर m क्या होगा, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार हो जाएगा। अब हम बात करेंगे w का, तो w क्या होगा, लिफ्ट में सवार नहीं सॉरी m होते हैं द्रव्यमान, व्यक्ति का द्रव्यमान होगा, मास होगा, ठीक है। यहाँ w होगा, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार होगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। g होगा गुरुत्वीय त्वरण, वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण, सवार व्यक्ति हम कह सकते हैं व्यक्ति का गुरुत्वीय त्वरण। चलो अब हम बात करेंगे त्वरण। ए क्या होगा, ए स्मॉल ए, तो ये होगा लिफ्ट का त्वरण होगा, ठीक है। लिफ्ट का त्वरण, कभी लिफ्ट ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा। ऊपर के केस में ए प्लस लेंगे, नीचे के केस में ए माइनस लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब याद रखना है कि कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट के अंदर में सवार है तो उसके लिए क्या होगा, लिफ्ट के लिए भार का समीकरण क्या होगा। लिफ्ट में मैं यहाँ पर छोटा सा बनाता हूँ, इतने एरिया में हमें कैप्चर करना है। लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार, तो W बराबर हो जाएगा m इंटू जी प्लस माइनस ए। याद रखना है G इंटू एम प्लस माइनस ए हो जाएगा। ये भार समीकरण होता है। लिफ्ट में किसी वस्तु का व्यक्ति का भार होता है। अगर मैं लिफ्ट में बैठा हुआ तो उस टाइम पे हमारा भार mg नहीं होगा, क्या होगा, m इंटू जी प्लस माइनस ए। हो सकता है कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, नीचे आएंगे तो चेंज हो जाएगा। ऊपर जाने के केस में प्लस ए लेंगे, नीचे के जाने के केस में माइनस लेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे कि हो सकता है कि लिफ्ट एक समान वेग से जाएगा या असमान वेग से जाएगा। अगर एक समान वेग से जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनता है, बहुत सारे केस बनेगा। केस 1 है ना, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान वेग से गया है ना, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान वेग से जा रही है, ठीक है, एक समान वेग से, यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है। किस मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान वेग से जाएगा तो एक समान वेग के केस में त्वरण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। जब लिफ्ट के त्वरण में, जब लिफ्ट का एक समान वेग है, मतलब त्वरण में कह सकते हैं वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, जो अंतिम वेग होगा या उसका प्रारंभिक वेग होगा दोनों समान होगा, तो उस टाइम में लिफ्ट में कोई वेग नहीं होगा, वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं। इट मीन्स कि उसका त्वरण 0 होगा। तो एक समान वेग से अगर ऊपर जाए तो ए का मान 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पे व्यक्ति का भार क्या होगा,
W बराबर m इंटू ए का मान क्या होगा, 0 रखें तो m इंटू जी प्लस माइनस 0, तो ऊपर जाने के केस में हम प्लस लेते हैं तो प्लस 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनल वैल्यू क्या आ गया, W बराबर m इंटू जी, ये हो जाएगा। इस स्थिति में वस्तु के भार में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में व्यक्ति का जो भार होगा, वेट, अपरिवर्तित रहेगा। व्यक्ति का भार क्या होगा, नो चेंज होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। कब, जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान वेग से जाएगा। वही लिफ्ट अगर नीचे की ओर एक समान वेग से जाता है फिर क्या होता है, मैं दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। केस 2 में यहाँ आपको अब दिखाता हूँ, केस 2 है ना। लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से, एक समान वेग से, यूनिफॉर्म मोशन से नीचे की ओर आएगा, तो उस टाइम पर एक समान वेग है तो त्वरण आंख बंद करके 0 बता सकते हो आप, क्योंकि त्वरण एक समान है, इसका मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं, प्रारंभिक और अंतिम वेग सेम होगा, इसलिए a क्या हो गया, 0। जब a 0 है तो इसका अर्थ हो गया कि W बराबर m इंटू जी माइनस ए। नीचे के केस में त्वरण क्या लेंगे, माइनस ए लेंगे, a की वैल्यू 0 रखेंगे तो W बराबर आपका हो जाएगा m जी। सेम कंडीशन यहाँ भी है। इस स्थिति में, है ना, इस स्थिति में व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि mg वही है और यहाँ पे mg वही है, भार में कोई बदलाव नहीं। मतलब जब लिफ्ट एक समान वेग से, कॉमन समझना ऐसे आपको, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जा रहा है, तो व्यक्ति भार में कोई कमी या बढ़ोतरी फील नहीं करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि भार बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नहीं, ऐसा फील होगा ही नहीं। एक समान वेग से नीचे की ओर आ रहा है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं दिखाएगा, ना तो भार उसका बढ़ेगा ना तो। ऐसा होता है कि अगर वस्तु लिफ्ट रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है, जैसे ही नीचे जाते हैं इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ, तो एक्सेलरेशन में बदलाव हुआ, तो उस टाइम पे आपको भार में बदलाव दिखेगा। लेकिन जब नीचे की ओर आप जा रहे हो, एक समान वेग से जा रहे हो, तो उस टाइम में भार आपको पता नहीं चलेगा। मैं केस 3 की बात करूँगा, यही कॉन्सेप्ट मैं लेकर आ रहा हूँ। केस 3 में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इसको इस जगह पर लिखा गया। तो केस 3 में आपको यही बताना चाह रहा हूँ। केस 3, अब असमान वेग होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेग में परिवर्तन है ना। लिफ्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर की ओर। उस टाइम पे भार क्या होगा, W बराबर m इंटू जी, ऊपर के लिए क्या होता है, प्लस a लेंगे, त्वरण। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, है ना। असमान वेग में त्वरण 0 नहीं होता है, त्वरण कुछ ना कुछ होगा। असमान वेग का अर्थ क्या हुआ कि वेग में बदलाव होना, वेग में बदलाव होना, चेंज आना। तो वेग में बदलाव समय के साथ क्या होता है, त्वरण होता है, तो त्वरण उसमें होगा प्लस ऊपर के लिए W बराबर m, इसको हम गुना करेंगे, W बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। तो अगर अलग अलग वेग से अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो उस टाइम पे व्यक्ति जो लिफ्ट में सवार होगा उसका भार बढ़ेगा, मतलब फील करेगा, वो भार में बढ़ोतरी फील करेगा, क्योंकि उसका अपना भार प्लस लिफ्ट का भार दोनों मिल जाएगा, इसलिए बढ़ता हुआ फील करेगा। इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार
बढ़ेगा। ठीक है, व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो क्या मैं इस पॉइंट को इरेज कर दूँ, इस डायग्राम को, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, केस 5 होगा। एक कंडीशन ये भी हो सकता है, अगर रस्सी टूट गया तब क्या होगा, केस 5। केस 4 तक हम लोग ऊपर नीचे करते रहेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर गया, यूनिफॉर्म मोशन से नीचे आया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर गया, असमान वेग से ऊपर गया, असमान वेग से नीचे आएंगे। तो केस 4 में असमान वेग से नीचे की ओर आएंगे, है ना। लिफ्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है, तो उस टाइम पे भार क्या होगा, भार हो गया, वेट होगा m इंटू जी माइनस ए। चूंकि नीचे की ओर क्या होता है, लिफ्ट के लिए त्वरण माइनस ए होगा। यहाँ पर आप गुना करोगे एम जी माइनस एम ए, मतलब बस व्यक्ति का अपना भार एम जी, लिफ्ट का भार एम ए। तो अपने भार में से उसका भार कम हो रहा था, मतलब उस टाइम पे व्यक्ति हल्का फील करेगा। भार बढ़ने का अर्थ क्या होगा, उसको भारीपन लगेगा जैसे ऊपर की ओर जाएगा। केस 3 में क्या है, लिफ्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से असमान वेग से अगर ऊपर जाता है तो उसका भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ता हुआ फील करेगा, भारीपन महसूस करेगा। लेकिन जब वो नीचे की ओर आएगा ना असमान वेग से, तो वो हल्का फील करेगा, क्योंकि उस टाइम पे भार क्या होता है, घट जाता है। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इस स्थिति में, इस पोजीशन में व्यक्ति का भार कम हो जाएगा या घटेगा। व्यक्ति का भार क्या होगा, घटेगा। कब, पोजीशन कब, जब लिफ्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से असमान वेग से नीचे की ओर आ रही है तो। ठीक है, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर इन केस रस्सी टूट गया तब क्या होगा, रस्सी टूटने की स्थिति के लिए केस 5 होगा। केस 5 में मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यदि लिफ्ट का रस्सा टूट जाए, लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तब क्या होगा, घातक साबित होगा ना। लिफ्ट के देखो, लिफ्ट इस तरह से है, ये लिफ्ट हो गया आपका, ये रस्सा से सपोर्ट है, इसका त्वरण ए है, इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण जी, इसमें सवार व्यक्ति का गुरुत्वीय त्वरण जी होगा। रस्सा टूटने का अर्थ हुआ ये भी नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, मतलब उस टाइम पे दोनों नीचे ही आएगा ना। रस्सा टूटने का अर्थ हो मशीन भी नीचे आया, लिफ्ट भी नीचे आया, उसमें सवार व्यक्ति भी नीचे आएगा। तो उस टाइम पे गुरुत्वीय त्वरण हो या मशीन का त्वरण हो, लिफ्ट का त्वरण हो, वो दोनों एक दूसरे के बराबर आएगा। तो इस वैल्यू को अगर इस समीकरण में हम रखते हैं, W बराबर m इंटू जी प्लस ए नहीं लेना है, क्योंकि लिफ्ट जब टूटता है ना, लिफ्ट का रस्सा टूटता है तो नीचे की ओर आता है। तो नीचे की ओर आने की कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस। तो W बराबर m इंटू जी माइनस ए। जी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जी की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, तो जी की वैल्यू रखेंगे a माइनस ए। तो ये हो गया 0, इसका मतलब हो गया W बराबर 0, भार 0 हो जाएगा। अगर रस्सी टूट गया तो मशीन भी नीचे आएगा और लिफ्ट भी नीचे आएगा, तो उस टाइम पे व्यक्ति का भार 0 महसूस होगा, है ना। इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, जब रस्सी टूट गया तब, इस स्थिति में व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो बस यही था, भार के बारे में बता रहा था कि भार में अगर लिफ्ट में कोई व्यक्ति सवार है तो यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर गया नीचे गया। मैंने केस 1 केस 2 यहाँ बताया, केस 3 केस 4 एंड केस 5 बताया। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऊपर नीचे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऊपर नीचे। अगर ऐसे इन केस टूट गया तो ये इक्वेशन है। आपको ये सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार परिवर्तित नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें बदलाव होगा, बढ़ेगा, इसमें भार घटेगा, इसमें भार 0 हो जाएगा। इसको सिर्फ याद, कॉन्सेप्ट कैसे याद रहेगा, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें याद नहीं रहेगा। वरना आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि जब कोई लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर जाता है तो भार उसका मान क्या होता है, परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित, इस तरह से आपको रटना पड़ेगा। तो वो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा नहीं भी कर पाए, है ना। तो जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो।